हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें कि एटम कहा जाता है, उनसे मिलके बना हुआ होता है। एटम्स न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, और न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं, जुड़ते हैं एक दूसरे से, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, तब वो मैटर के अलग अलग वेरिएंट को फॉर्म करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, इनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तब जो मैटर फॉर्म करेगा वो सॉलिड होगा, जिसका शेप, साइज, सब चीज़ फिक्स होगी। अगर उनके बीच का फोर्स वीक होगा, थोड़ा कमज़ोर होगा, तब जो वो टाइप ऑफ मैटर फॉर्म करेगा उसको हम लिक्विड कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बह सकती है ना, जैसे पानी, तेल। और अगर इनके बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तब उस केस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, जिस कारण कोई शेप गेन नहीं कर पाता वो मैटर, और गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस बेसिस पे हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर का शेप होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्सेस के ऊपर। फोर्स अगर बहुत स्ट्रांग है तो सॉलिड, कम है तो लिक्विड, और ना के बराबर है तो गैस। ठीक, तो हमको सबसे पहले समझना होगा इन फोर्सेस के बारे में। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्ट करता है उसको हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस के ग्राफ के हेल्प से। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो ग्राफ होगा वो हमें बताएगा कि फोर्स बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल कैसा है। ठीक, जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें हमको मिलेगा कि ये बेसिक चीज़ें तो बताई हुई ही होती हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, है ना, और मॉलिक्यूल्स। फिर एटम्स में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं, है ना। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, दैट वो रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के लिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक्ट करता है वो रिस्पॉन्सिबल है एटम्स को फॉर्म करने के लिए। एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिस्पॉन्सिबल है मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैटर, मीन्स सॉलिड और लिक्विड और गैस को बनने के लिए। ठीक, तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके नेचर को हम किसकी मदद से समझते हैं, किसकी मदद से पढ़ते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ की मदद से। तो एक सिंपल सा ग्राफ यहाँ सामने दिख रहा है बोर्ड पे। ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाला, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से वैसे भी देख के समझ सकते हैं कि ऊपर वाला एनर्जी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव एनर्जी का है ना, और इस तरफ ये डिस्टेंस है। तो इसमें एक चीज़ क्लियर दिख रहा है कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है ना। तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब दो से ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के सिस्टम का, उसको हम जीरो मानते हैं।
जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाता है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस घटता जाता है पोटेंशियल एनर्जी भी घटती है और नेगेटिव होती है। यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। मीन्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन जितना कम होगा, जैसे जैसे कम होता जाएगा, फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, और इस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, अब जब हम डिस्टेंस और घटाते जाते हैं, मीन्स दो एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस और घटाते जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर सेपरेशन आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिस्टम का वो मिनिमम हो जाता है। ठीक, मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाता है। तो उस केस में जो फोर्स होता है एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो फोर्स जीरो हो जाता है। मीन्स उस स्थिति में जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, है ना, मीन्स उस पर्टिकुलर सेपरेशन पे जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम हो या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, फोर्स जो होगा एटम्स के बीच में वो जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि एटम्स इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो लग रहा है उस पर, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जब सेपरेशन इस डिस्टेंस से और कम होता है तो क्लियर दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, सिस्टम की पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्रेस है कि अगर सेपरेशन को और घटाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू होता है, पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू होता है, शिफ्ट होना शुरू होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो एटॉमिक फोर्सेस हैं या मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एक दूसरे पे लगने वाले, एक दूसरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे लगने वाले, वो कैसा हो जाएगा, अब वो हो जाएगा रिपल्सिव। मतलब जब तक पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में बढ़ रहा था तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव, जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा तो फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कि दो सेम टाइप के एटम्स मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इसकी क्या कंडीशन होती है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी सेम टाइप के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसकी कंडीशन होती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट करके पॉइंट लिखा है, मीन्स समराइज किया है कि नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स सेम होगा। मीन्स नोट इसलिए कर दिया क्योंकि जितना चीज हम एटम में पढ़ते हैं सेम बिहेवियर फोर्स का मॉलिक्यूल्स के केस में होता है। मीन्स लार्ज सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के सिस्टम की होगी जीरो, डिस्टेंस घटता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, मीन्स निगेटिव रहेगी, मीन्स फोर्स अट्रैक्टिव होगा मॉलिक्यूल्स में। एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी मिनिमम होगी मॉलिक्यूल्स के केस में, उस केस में फिर से मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, मीन्स मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। सेपरेशन जब और कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू होगी या पॉजिटिव वैल्यू की तरफ शिफ्ट करने लग जाएगी, तब जो फोर्स का नेचर हो जाएगा वो चेंज होकर रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है कि नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी को शॉर्ट में लिख दिया, मतलब कि जब आर लार्ज हो वो वाली बात, तो फोर्स वीक और अट्रैक्टिव होगा। मतलब जब आर लार्ज होगा तो फोर्स वीक और अट्रैक्टिव होगा, है ना। सेपरेशन अगर और घटेगा, है ना, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। फोर्स जीरो होता है कब, जब आर नॉट सेपरेशन हो। यहाँ भी वही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कहानी,
फिर ये रिपल्सिव वाली कि सेपरेशन और कम होगा तो रिपल्सिव हो जाएगा, है ना। मतलब सारी कहानी सेम है मॉलिक्यूल्स के लिए भी जो एटम्स में, ठीक। तो अब इसको पूरी कहानी को, चाहे वो एटम्स की हो चाहे मॉलिक्यूल्स की हो, वो यहाँ पे समराइज कर दी गई कि इनफिनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल 0, फोर्स वीक है, अट्रैक्टिव, सेपरेशन कम होगा और जब R0 हो जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम, फोर्स होगा 0। अब R अगर फर्दर बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स हो जाएगा रिपल्सिव, ठीक। तो इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पे मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस का रूप लेता है, ठीक। तो इस टॉपिक को एक बार बुक से सेल्फ स्टडी करके देखना है, ठीक है। देन इसका नेक्स्ट वीडियो जो है कल शाम तक फिर से सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है।